Welcome dear students, today we are going to discuss Introduction to Mechanics. After covering this topic, you will be able to define and classify the term mechanics. You will be able to define the following terms. Firstly, mass and weight. Second term will be space and time. Then velocity and acceleration. Then we will discuss momentum and continuum. And then we will be discussing about rigid bodies of particles. And finally, you will be able to state the different laws of mechanics. देखिए यहाँ पे हम लोग हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. राइट, अब देखिए मैकेनिक्स हम लोग एक्चुअली पढ़ चुके हैं पहले ऑलरेडी फिजिक्स के अंदर. जो हम लोग 11th क्लास 12th क्लास में जो फिजिक्स डिस्कस करते थे, खास तौर पे 11th क्लास के फिजिक्स, वो पूरी की पूरी हमारे पास इस टॉपिक से डील करती थी. राइट, अब देखिए अगर हम लोग अपना रिवाइज करते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है, तो हम लोगों ने देखिए पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में हमने स्टडी किया, ग्रेविटेशन के लॉज डिस्कस किए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग पढ़ते थे, इनर्शिया की कैलकुलेशंस आता था. इनर्शिया की कैलकुलेशंस के अलावा हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेशन और जो मोशन की इक्वेशंस थी वो सब हम लोग पढ़ते थे. तो बेटा बिल्कुल वही का वही हम लोग यहाँ पे अपने इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं. राइट, अब ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज द बेस ऑफ द इंजीनियरिंग. खासतौर पे सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्योंकि देखिए सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है, दीज आर सिस्टर ब्रांचेस. राइट, इसमें क्या होता है, ये दोनों की दोनों जो ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की, ये डील करती हैं फोर्स से, फिजिकल फोर्सेस से. राइट, एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सटर्नल लोड आ रहा है, तो ये भी एक टाइप का फोर्स की तरीके से एक्ट करेगा. कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है, जैसे मान लो एक गाड़ी है हमारी, एक कार है, ये जब मूवमेंट कर रही है तो मूवमेंट के टाइम पे इस पे फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. तो वो सब हर टाइप के फोर्स से डील करने के लिए हम लोग मैकेनिक्स को फॉलो करते हुए चलते हैं. राइट, तो अब इसी में जैसे अगर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं अपने सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अब डिस्कशन स्टार्ट हुआ है तो एक बार उसके बारे में भी एक आइडिया ले सकते हैं हम लोग. सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ सब्जेक्ट्स बिल्कुल कॉमन है. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, फ्लूइड मैकेनिक्स है. ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये सब्जेक्ट सिर्फ हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास मैकेनिक्स का आइडिया होगा. जब तक हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कवर नहीं कर सकते, हम लोग ना तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टडी कर सकते, ना हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स स्टडी कर सकते. अब ये दोनों सब्जेक्ट्स तो बेटा ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो बेसिकली विच आर कॉमन बिटवीन सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग. बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो दोनों के लिए अलग अलग हैं. जैसे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में डिजाइन से रिलेटेड बात करते हैं, स्ट्रक्चर के डिजाइन आ जाते हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर्स के अलावा हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स को लेके चलते हैं, ब्रिजेस के डिजाइन आ गए. राइट, बड़े बड़े आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आजकल यूज होते हैं, हाई राइज स्ट्रक्चर्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. तो उन सबके डिजाइन जो है वो कहीं ना कहीं फोर्सेस से रिलेटेड है, और फोर्सेस की कैलकुलेशंस, फोर्सेस के कॉन्सेप्ट जो है वो मैकेनिक्स से रिलेटेड है. ऐसे ही हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग बेसिकली मशीन्स की डिजाइनिंग जब करते हैं, मशीन के पार्ट्स को डिजाइन करना, गियर सिस्टम का डिजाइन आ गया. गियर सिस्टम के डिजाइन के अलावा हम लोग मशीन्स की जब स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, उसके मोशन से रिलेटेड डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मैकेनिक्स से ही डील करता है कि फोर्स कैसे अप्लाई होगा, उस फोर्स से एनर्जी कन्वर्जन कैसे जाएगा, मोशन किसी भी एक बॉडी का कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, हम उस मोशन को कैसे रोक सकते हैं, कैसे रिटार्ड किया जा सकता है, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो अभी हम लोग जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, इसमें हम लोग अभी सिर्फ मैकेनिक्स का एक आइडिया लेंगे कि एक्चुअली हम लोग मैकेनिक्स के अंदर करने क्या वाले हैं, मैकेनिक्स की ब्रांचेस कितनी होती हैं, हम लोग यहाँ पे जितने टर्म्स हैं, इन टर्म्स को आगे हम लोग क्या करेंगे मैकेनिक्स के अंदर ना, इन टर्म्स को डायरेक्टली यूज करेंगे. तो एक्चुअल में जब तक हमें आइडिया ही नहीं होगा इन टर्म्स का, तो फिर डायरेक्टली यूज करने का बेनिफिट भी तो नहीं है. तो इसको आइडिया लेने के लिए इन टर्म्स को, तो क्योंकि हम आगे जैसे जैसे इसको यूज करते हुए जाएंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में अगर मैं वर्ड बोल रहा हूं मास और वेट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वेट क्या होता है, मास क्या होता है, ये सब आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. राइट, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कि हमें कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं, हमें अपने सब्जेक्ट को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो कवर करना ही है, लेकिन इसके साथ में हमें अपने सब्जेक्ट को इस तरीके से कवर करना है अपनी डे टू डे लाइफ के साथ, ताकि उसे कनेक्ट किया जा सके. क्योंकि बेटा आप जब तक किसी भी सब्जेक्ट को अपनी डे टू डे लाइफ के साथ में, अपने डेली जो भी आसपास की सराउंडिंग्स है उसके साथ अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, कंबाइन नहीं कर पा रहे, तो आपको सब्जेक्ट को समझने में भी प्रॉब्लम होगी और इसकी एप्लीकेशंस भी समझ नहीं आएंगी. तो एप्लीकेशंस के समझने के लिए हमको हर टॉपिक को इस तरीके से डील करना है ताकि हम लोग इसको रिलेट कर सके अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के साथ में.
तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे लर्निंग आउटकम से, वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार डिस्कस करेंगे इसके एग्जामिनेशन वेटेज से। यहां से एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके पास वो बनेंगे कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इस टॉपिक से लॉन्ग आंसर टाइप नहीं आ सकता क्वेश्चन, इस टॉपिक से मैं बात कर रहा हूं। आगे जो हम लोग आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे उनसे डेफिनेटली बन सकते हैं, बट इस टॉपिक से शॉर्ट आंसर टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस की अप्रोच ही रहती है, राइट। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हमारी जो फर्स्ट हमें मैकेनिक्स से, मैकेनिक्स को सबसे पहले मैकेनिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे कि मैकेनिक्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। सो लेट अस स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स। तो हमने लिखा बेटा, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी जब ये अपने रेस्ट कंडीशन में रहेगी, रेस्ट का मतलब है स्टेशनरी कंडीशन में नो मूवमेंट, या कोई भी एक बॉडी जब मूव कर रही होती है तो इससे डील करने वाली जो भी साइंस की जो ब्रांच आती है उसको हम लोग नाम देते हैं मैकेनिक्स। बेटा हम यहाँ पे मैकेनिक्स डिस्कस नहीं कर रहे, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, राइट। तो इंजीनियरिंग, जहां पे वर्ड इंजीनियरिंग लग जाता है तो वहां पे हमें डील करना होता है इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल अप्रोच से, राइट। तो फिलहाल प्रैक्टिकल अप्रोच तो हम लोग यूनिट बाय यूनिट स्टडी करते हुए चलेंगे, जो हमारी यूनिट्स हैं उसमें टॉपिक बाय टॉपिक आएगा। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में मैकेनिक्स, जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि मैकेनिक्स है क्या, हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मैकेनिक्स ये बोलता है कि कोई भी एक बॉडी जब अपने रेस्ट कंडीशन में रहती है या मोशन कंडीशन में रहती है तो उस कंडीशन में डील करने वाली जो भी स्टडी होगी उसको हम लोग नाम देते हैं मैकेनिक्स। हमारे पास एक बॉडी है, लेट अस सपोज अपने पास एक व्हीकल है, बाइक है, राइट। ये बाइक जब रेस्ट कंडीशन में होगी तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इसका वेट लगेगा, इसका खुद का वेट होगा जो नीचे ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में एक्ट करेगा, राइट, और तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यही बाइक अगर मूव करना स्टार्ट कर दे, इसमें मोशन आना स्टार्ट हो जाए, अब कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। अब इसमें फोर्सेस में इसका वेट आ गया, नीचे से रोड के थ्रू फ्रिक्शन फोर्स आएगा, फ्यूल की वजह से एक्सटर्नल फोर्स आएगा, राइट। अब ये जब जा रही है तो इसके पीछे विंड का प्रेशर आएगा, तो काफी सारे इस तरीके के फोर्सेस इस पे अप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, जो भी हम लोग साइंस की ब्रांच को डील करते हैं इससे इसके स्टडी से रिलेटेड, उसको हम लोग नाम देंगे फिर मैकेनिक्स, राइट। अब मैकेनिक्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। हम लोग मैकेनिक्स को क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में। सबसे पहला आता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के अंदर हम लोग जो भी हमारे सॉलिड बॉडीज होती हैं इनसे हम लोग डील करते हैं। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड के अंदर हम लोग जनरली फ्लूइड से डील करते हैं, जैसे वाटर हो गया, वाटर के अलावा गैसेज आ गई हमारे पास में, और भी काफी सारे टाइप के फ्लूइड्स आते हैं। फिर आता है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज एंड मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। अब मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज को हम लोग क्लासिफाई करते हैं थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी एंड थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी में। एंड डायनामिक्स आगे फर्दर हमारे पास क्लासिफाई था काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स में। बेटा देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन आप सिर्फ एक बार इसको समझिए, राइट। बस आपको ये नेम्स आपको इनके ध्यान रखना है, ये फ्लो चार्ट बस आपको ध्यान रखना है और इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बट समझना जरूरी है इसे। अब ये बोलते हैं देखिए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। सॉलिड के जो मैकेनिक्स होती है उसको हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स भी बोलते हैं, राइट। ये बोलता है कि कोई भी एक सॉलिड बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये ग्लास है आपके पास में, ये ग्लास अभी रेस्ट कंडीशन में है, या यही ग्लास अगर मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे तो मोशन में आ जाए, तो इससे डील करने वाली जो भी ब्रांच आती है, जो भी स्टडी आती है साइंस की, उसको हम लोग नाम देते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। नाम से आइडिया लग रहा है, सॉलिड की स्टडी होगी तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स में अगर बात करते हैं तो एक ऐसा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक ऐसा मटेरियल जो हमेशा अपनी शेप को चेंज करता रहे, उसको हम लोग नाम देते हैं फ्लूइड। वाटर है, कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस। अब जैसे लिक्विड है, इस ग्लास में अगर मैंने डाला है थोड़ा सा पानी तो इसने ग्लास की शेप ले ली। अगर एक मैं वेसल ले लेता हूं, एक छोटा सा एक बॉल कंसीडर कर लिया, उस बॉल के अंदर अगर हम इसको पानी को डालते हैं तो अब ये क्या होगा, अब जो बॉल में मैंने पानी डाला है तो ये बॉल की शेप को ले लेगा। तो इस तरीके के, और वाटर को अगर मैं किसी प्लेट में डालता हूं तो वो प्लेट की शेप ले लेगा। तो नॉर्मली फ्लूइड अपनी शेप को कॉन्टिन्यूसली चेंज करते रहते हैं, और अब उनकी शेप के चेंज होने के साथ में जो भी अपने पास फ्लूइड पार्टिकल्स जो भी आएंगे उससे रिलेटेड जो मैकेनिक्स आती है, जो मतलब स्टडी आती है, उसको हम लोग नाम देते हैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स।
अब देखिए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स को हमने दो पार्ट्स में बांटा। पहला था हमारे पास मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। अब रिजिड बॉडीज वाला जो है आपके पास में, रिजिड बॉडीज ऐसी बॉडीज जो टाइम के साथ में मतलब अपनी शेप को फिक्स रखेंगे, इसमें शेप में कोई चेंजेस नहीं होंगे, उसको हम लोग नाम देते हैं रिजिड बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल दिस ग्लास, क्या इसमें अभी अभी जब तक इस पर मैं थोड़ा बहुत अगर फोर्स लगाता हूं तो क्या इसकी बॉडी की शेप चेंज होगी? तो ये बन जाएगी अपने पास एक रिजिड बॉडी, जिसमें अपने पास स्टैटिक्स डायनामिक्स, जैसे अपने नॉर्मल व्हीकल्स आ गए, कार्स आ गई, राइट। तो ये सारे आते हैं अपने पास मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज में। जो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डील करेंगे, हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यही पढ़ते हैं, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज को। अब आता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। डिफॉर्मेबल बॉडीज ये बोलता है कि जब मैं किसी भी एक बॉडी पे स्ट्रेस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दूं, फोर्स लगाना स्टार्ट कर दूं, और उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, इंटरनल स्ट्रेस की वजह से बॉडी अपनी शेप को चेंज करना स्टार्ट कर दे। जैसे इलास्टिक है, हम लोग यहाँ रबर को लेते हैं, तो रबर को जैसे मैं खींच रहा हूं तो उसने अपनी शेप को चेंज कर लिया, है तो सॉलिड, लेकिन मैंने खींचा जब उसको तो उसने अपनी शेप को चेंज किया। तो ये कैसी हो गई? डिफॉर्मेबल बॉडीज। प्लास्टिक, राइट। अब प्लास्टिक में भी क्या होता है कि पहले हम खींचते हैं तो पहले तो ये थोड़ा बहुत खींचता है, उसके बाद में ये टूट जाता है, तो वो भी डिफॉर्म हो गया, तो वो भी एक डिफॉर्मेबल बॉडीज है। जो हम लोग सोम पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको हम पढ़ते हैं, हम लोग उसको पढ़ते हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज में। Now, mechanics of rigid bodies is classified into statics and dynamics. Statics means at rest condition. Dynamics means at motion condition. फिर ये dynamics आगे डिवाइड हो जाता है काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन, जो हम लोग एक्चुअल में पढ़ते आए हैं अब तक 12th क्लास में, 11th क्लास में जो हमने पढ़ा है, हमने काइनेटिक्स से ही मेनली डील किया है। काइनेटिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अलावा मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, वो सारे के सारे अपने पास है काइनेमेटिक्स के पार्ट। काइनेटिक्स में क्या आता है? काइनेटिक्स में आता है वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब आता है अपने पास काइनेटिक्स में, राइट। अब जो अपने पास डिफॉर्मेबल बॉडीज है, इनको हमने बांटा दो पार्ट्स में। पहला था थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी और दूसरा है प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इलास्टिक मटेरियल से जो डील करेगी, जैसे मैंने अभी रबर का एग्जांपल दिया कि कोई भी एक बॉडी पे जब आप फोर्स लगा रहे हैं और ये अपनी ओरिजिनल शेप को वापस से गेन कर लेती है, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। इसने क्या किया? थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन शो किया, अपनी ओरिजिनल शेप को नहीं गेन कर पाया, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन शो किया, तो उसको हम लोग नाम देते हैं थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा जो हमारा मैकेनिक्स है, इस मैकेनिक्स की क्लासिफिकेशन को हम ऐसे फॉलो करते हैं, राइट। आपको बस ये फ्लो चार्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है। बाकी ये जो भी हम लोग डील करेंगे यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, हम लोग डील करेंगे मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज में। जो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा, फ्रिक्शन के अलावा काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, वर्क, पावर, एनर्जी, जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे, न्यूटन्स लॉज, वो सारे के सारे अपने पास मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज से डील करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमने हमारे फर्स्ट लर्निंग आउटकम को कंप्लीट किया, जिसमें हमने जाना सबसे पहले तो मैकेनिक्स होती क्या है और हम मैकेनिक्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम हमारे सेकेंड लर्निंग आउटकम की तरफ, जिसमें अब हम लोग इन डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। तो पहली जो डेफिनेशन मेरे पास बनेगी, वो फर्स्ट डेफिनेशन बनेगी मास एंड वेट। अब देखिए, एक डेफिनेशन है आपके पास मास, और इसी से मिलते जुलते दूसरी डेफिनेशन आती है वेट, राइट। ये बोलता है कि मास और वेट में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअल में ये दोनों डेफिनेशंस हैं क्या। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोगों को पूछा जाए मास और वेट में डिफरेंस क्या है, तो ये लिख देते हैं, बस ये बता देते हैं W इज इक्वल टू M इंटू जी। ये एक फॉर्मूला है मास को वेट में कन्वर्ट करने का, ये कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। आई वॉन्ट टू नो द डेफिनेशन एक्चुअली। अब ये बोलता है कि बेसिकली मास होता क्या है कि एक गिवन बॉडी में कितना मैटर ऑफ कंटेंट कितना प्रेजेंट है, कितना मैटर प्रेजेंट है, उस मैटर के अमाउंट को हम लोग नाम देते हैं मास। अगर ये मार्कर, ये जो हमारे पास पेंसिल है, इस पेंसिल में कितना कंटेंट प्रेजेंट है, जो भी इस पेंसिल के अंदर पार्ट होगा, जितना भी अमाउंट इसका प्रेजेंट है ग्राम्स, किलोग्राम्स में, उन सबको हम लोग नाम देते हैं मास, राइट। और मास जो है एक गिवन बॉडी का फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जब तक इस या तो ये बॉडी टूट नहीं जाती, राइट, या इसको फिजिकली सेपरेट नहीं करते, तब तक इसके मास में कोई भी डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो मास की डेफिनेशन लिखते हैं। तो हमने डेफिनेशन लिखी, इट इज द कंटेंट ऑफ द बॉडी। एक गिवन बॉडी का जितना भी कंटेंट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं मास। अगला पॉइंट इसी में, मास ऑफ अ गिवन बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। चाहे आप कहीं पे भी लेके चले जाओ, चाहे आप इसे स्पेस में लेके चले जाओ, चाहे आप इसे सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लेके चले जाइए, चाहे आप अर्थ सरफेस पे लेके चले जाइए, मास हमेशा आपके पास कांस्टेंट रहेगा। इसकी यूनिट्स
अब बेटा एक्चुअली अगर देखें तो हम लोग जैसे मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि इसका वेट करके देना, राइट। और वो क्या करता है, जो उसके जो वेइंग स्केल होता है, जो मशीन आजकल तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, तो वो वेइंग स्केल जो है वो मेजरमेंट जो लेता है वो ग्राम्स और किलोग्राम्स की फॉर्म में लेता है। एक्चुअली हम लोग गलत बोलते हैं, हम लोगों को बोलना चाहिए कि मास, कि इसका मास मेजर करके दीजिए, लेकिन हम लोग गलत बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वेट की टर्म्स में, राइट। लेकिन जो वेइंग स्केल्स हैं वो सारे के सारे इसी मास के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड हैं। अब मास के बाद सेकेंड आता है हमारे पास वेट। ये बोलते हैं कि एक बॉडी का कितना कंटेंट प्रेजेंट है, एक बॉडी में कितना कंटेंट है, वो तो हो गया मास। यही गिवन बॉडी एक कितना फोर्स जनरेट करती है एक गिवन लेवल के ऊपर। जैसे ये बॉडी है, ये जो मैंने बताया आपको, ये पेंसिल है, इस पेंसिल को मैंने इसको एक रेफरेंस ऑफ सरफेस ले लिया, तो इस रेफरेंस पे ये कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, दैट फोर्स विल बी नोन एज वेट, राइट। अगर यहां पे खड़ा हूं तो जो मेरे नीचे जो जमीन है, जो अर्थ सरफेस है, मेरी बॉडी उस अर्थ सरफेस पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर पा रही है, दैट फोर्स विल बी नोन एज इट्स वेट। वेट की डेफिनेशन, तो वेट की डेफिनेशन हमने क्या लिखी, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मास ऑफ द गिवन बॉडी एट ए गिवन लेवल ऑफ सरफेस। एक गिवन लेवल ऑफ सरफेस पे मास कितना फोर्स एक्सर्ट करता है उसको हम लोग नाम देते हैं वेट। अब बेटा वेट की यूनिट्स हम लोग पढ़ते थे, फोर्स की जो यूनिट है, फोर्स की यूनिट हमने पढ़ी न्यूटन्स और किलो न्यूटन्स में, तो वेट की यूनिट भी आपके पास बनेगी न्यूटन्स एंड किलो न्यूटन्स, राइट। बाकी आगे जो हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक को जब डील करेंगे तो उसमें हम लोग एक बार इन यूनिट्स को दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। अभी तो हम लोग सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है और इनकी यूनिट्स क्या होंगी। अब ये फोर्स की ये यूनिट न्यूटन किलो न्यूटन बनी कैसे है, ये हम लोग आगे अपने आने वाले टॉपिक्स के अंदर इसको 1 बाय 1 स्टडी करते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब वेट और मास में रिलेशन क्या होता है। वेट और मास में रिलेशन होता है कैपिटल W वेट इज इक्वल टू M इंटू जी। बहुत कॉमन है, सबको पता होगा, आई एम श्योर। M हो गया अपने पास मास, W हो गया वेट, और जो G है, दिस G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी जो यूनिट्स रहेंगी, इसकी यूनिट्स रहेंगी आपके पास में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसे लेके चलते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग लिखते हैं अर्थ सरफेस पे 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ सरफेस, और यही वैल्यू 0 के इक्वल होती है एट सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू 0 और अर्थ सरफेस पे 9.81। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे जैसे मैं अर्थ सरफेस से अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करूंगा, अर्थ सरफेस से जब हम सेंटर की तरफ मूव करते हैं तो जी की वैल्यू रिड्यूस होगी, और जी की वैल्यू रिड्यूस होने के कारण से वेट की वैल्यू भी हमारे पास रिड्यूस होगी। तो यहां से हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वेट ऑफ द गिवन बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। वेट ऑफ द गिवन बॉडी इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। तो मतलब यहां से ये बोला जा सकता है, मास, एक बॉडी का मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक बॉडी का वेट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो बेटा यहां पे हमने हमारे फर्स्ट लर्निंग आउटकम को कंप्लीट किया। सेकंड पॉइंट के फर्स्ट लर्निंग आउटकम देखें, मास एंड वेट के बारे में हमने यहां पे जाना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है स्पेस एंड टाइम। देखिए स्पेस की डेफिनेशन क्या है, द ज्योमेट्रिक रीजन in which study of body is involved is known as space। तो बेसिकली कोई भी एक ज्योमेट्रिक प्रोफाइल जिसमें हमें एक बॉडी की स्टडी को इन्वॉल्व करके चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट की आपको पोजीशन बतानी है। तो इसकी पोजीशन हम कैसे बताएंगे, हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम करेंगे। देखिए अब हमारे पास हमने क्या किया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया। ये हो गया अपने पास ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट से के रेफरेंस में आपको क्या करना है, ये जो गिवन पॉइंट है, इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं।
तो इस पॉइंट के जो भी पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट स्मॉल x, स्मॉल y एंड स्मॉल z। इसका मतलब x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से x के अलोंग इसका डिस्टेंस कितना बना इस पॉइंट का, स्मॉल x। y डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस कितना बना ओरिजिन से, स्मॉल y। और z डायरेक्शन में इसी पॉइंट का डिस्टेंस कितना बना, स्मॉल z, राइट। तो इन पॉइंट्स के रेफरेंस में x, y और z के रेफरेंस में हम लोग क्या करते हैं कि मतलब बेसिकली हमने रेफरेंस ऑफ पॉइंट कौन सा लिया, ओरिजिन, जिसके रिस्पेक्ट में हमने किसी भी एक गिवन पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन किया। तो ये जो भी हमने इस पोजीशन को बताया है, दैट पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज स्पेस। कि मतलब हमारे पास एक रीजन था, एक पूरा का पूरा एक रीजन अवेलेबल है जिसमें एक पॉइंट है, जिस पॉइंट की पोजीशन आपने बताई है, जिस पॉइंट की पोजीशन को आपने बताना है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन के लिए जो हमने जो रेफरेंस लिया है वो रेफरेंस था ओरिजिन, और उसके रिस्पेक्ट में जब हमने स्टडी की तो उस पूरी टर्म को हमने नाम दिया स्पेस। तो जैसे ओरिजिन इज कंसीडर्ड टू बी द रेफरेंस पॉइंट। तो हमने आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि ओरिजिन इज कंसीडर्ड एज द रेफरेंस पॉइंट इन द स्पेस। स्पेस में किसी भी रेफरेंस पॉइंट के लिए हम लोग हमेशा ओरिजिन को लेकर चलते हैं कि ओरिजिन से आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट को किसी भी एक गिवन डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करना होगा। स्पेस के बाद दूसरी टर्म आती है इसी से मिलते जुलते, टाइम। देखिए ये बोलता है टाइम इज ए मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट। किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट के होने के, जो भी पर्टिकुलर इवेंट जब ये एग्जिस्ट करता है, जब ये पूरा सक्सेस हो जाता है, तो इसको हम लोग इसके सक्सेस को मेजर किसके टर्म्स में करते हैं, इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ टाइम। देखिए इसका सबसे कॉमन एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि अर्थ जो है, अर्थ हमेशा अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। तो अपनी एक्सिस के अबाउट जब अर्थ रोटेट करती है तो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन को वो कितने टाइम में कवर करती है, 24 आवर्स में। तो इसने एक रोटेशन को, जैसे जो अपना अर्थ सरफेस था, जैसे मैं यहां से कंसिडर करता हूं, तो अपना अर्थ सरफेस इस तरीके से घूम के वापस से आया यहां पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में इसने अपना एक रोटेशन कितनी देर में कवर किया, पूरा का पूरा इसने जो रोटेशन लिया वो कितनी देर में कवर किया अपनी एक्सिस के अबाउट, 24 आवर्स में। तो वो जो 24 आवर्स है, उस 24 आवर्स का वो एक टाइम हो गया। टाइम को हमने एक मेजरमेंट के लिए यूज किया, जिसको हमने 1 डे की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, इसी अर्थ का एग्जांपल लेते हैं, तो जब ये सन के अराउंड जब ये रिवॉल्व करती है, तो अब ये कितने पार्ट में अपना एक सर्कल को कंप्लीट करेगी, कितने टाइम में, 365 डेज। तो उस 365 डेज का जो सक्सेशन ऑफ इवेंट था, उसके अंदर नंबर ऑफ सीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, और इसी के साथ में नंबर ऑफ मंथ आते हैं, नंबर ऑफ मंथ के बाद नंबर ऑफ डेज आते हैं, नंबर ऑफ वीक्स आते हैं, इनफैक्ट वीक्स के बाद डेज आते हैं, डेज के बाद आवर्स आते हैं, आवर्स के बाद मिनट्स आते हैं, मिनट्स के बाद सेकेंड्स आते हैं। तो आप बेसिकली टाइम को किसी भी एक यूनिट के अंदर मेजर कर सकते हैं, बट ये किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी सक्सेशन के मेजरमेंट का एक टेक्निक है कि किसी एक इवेंट के होने के लिए कौन सा हम मेजरमेंट कंसिडर करेंगे, दैट विल बी नोन एज इट्स टाइम। तो बेटा यहां पे हमने हमारे सेकेंड लर्निंग आउटकम को के सेकेंड पॉइंट को कवर किया, जिसमें हमने डिस्कशन किया स्पेस और टाइम के बारे में। अब देखिए थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। थर्ड इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब इससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से डील करते हैं। बेटा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से डील करने से पहले हम लोग एक टर्म डिस्कस करेंगे, दैट विल बी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बोलता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, मान लो कि हमारे पास एक पॉइंट है ए पॉइंट, ये पॉइंट है बी पॉइंट, राइट। एक पर्टिकुलर पर्सन को ए से बी जाना है, ए से बी पॉइंट पे जाना है, तो इसने क्या किया, इस तरीके से ये घूमते हुए किसी एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करते हुए ये बी पॉइंट पे गया। तो अब ए से बी को जाने में, ए से बी पॉइंट पे कवर करने में इसने एक्चुअल कितना पाथ कवर किया, कितना पाथ इसने ट्रेवल किया, ट्रेस किया, दैट इज नोन एज डिस्टेंस, राइट। सिमिलरली ये बोलता है कि ए से बी जाने में इसने कितना मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम पाथ कितना है इन दोनों के बीच में, तो मिनिमम कितना होगा, बस इनको दोनों को स्ट्रेट ही तो ज्वाइन कराना है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन गिवन पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस, राइट। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि हम लोग टोटल कितने बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जब कंसीडर करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास आता है कि 2 गिवन पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा उसको हम लोग नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से एक बहुत प्रैक्टिकल
बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम बात करेंगे। देखिए, जब हम लोग बचपन में स्कूल्स के अंदर जब हम लोग पढ़ते थे, तो जनरली स्कूल्स, इनफैक्ट आप कॉलेजेस में भी ये चीज करते होंगे कि जब आप पानी को पीने जाते हो तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब हम वाटर कूलर की तरफ जाते हैं तो हम लोग स्ट्रेट जाते हैं, लेकिन वापस जब हमें क्लास में आना होता है तो हम लोग घूमते हुए अपने पूरे कैंपस को कवर करते हुए आते हैं। तो हमने जो टोटल पाथ ट्रेवल किया, जो टोटल पाथ हमने कवर किया क्लासरूम तक पहुंचने में, पूरे कैंपस को कवर करते हुए, दैट वाज डिस्टेंस, राइट। और एक्चुअल में उन दोनों के बीच में जो हमारा क्लासरूम था और क्लासरूम के साथ में जो हमारा वाटर कूलर था, इन दोनों के बीच में जो वाटर डिस्पेंसर है, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशंस लिखेंगे अब इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। इट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए गिवन बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसने जो टोटल एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, कवर किया, उसको हमने नाम दिया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और द शॉर्टेस्ट पाथ। अब बेटा एक्चुअल में हम दोनों में लेंथ को ही तो मेजर कर रहे हैं, पाथ लेंथ के फॉर्म में मीटर्स, किलोमीटर, सेंटीमीटर्स ऐसे आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से क्या ये दोनों वैल्यू जीरो हो सकती हैं, या मतलब आप ये बोल सकते हो कि कौन सी वैल्यू जीरो पॉसिबल है, राइट। अब जब मैंने बोला एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट, एक सर्कुलर बॉडी कंसीडर करते हैं, एक सर्कुलर पाथ कंसीडर करते हैं। सर्कुलर पाथ ये बोलता है कि हमारे पास जो बॉडी है उसने मूवमेंट, मोशन स्टार्ट किया इस पॉइंट से, राइट। तो इसने जब मोशन इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो मूव करते हुए वापस से इसी पॉइंट पे आ गई। तो जब इसमें पूरा का पूरा मोशन हो गया तो इनडायरेक्टली इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों पॉइंट सेम हो गए। तो इनिशियल और फाइनल अगर दोनों सेम हुए तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो। बट क्या डिस्टेंस जीरो होगा? डिस्टेंस में तो इसने पूरे सर्कल के पैरामीटर को कवर किया है ना, तो डिस्टेंस की वैल्यू जीरो कभी नहीं होगी। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, जो हमने डिस्कस करना था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो अब टर्म लेते हैं वेलोसिटी। और बेटा वेलोसिटी के साथ में, बिल्कुल जैसे वेलोसिटी है इसी के साथ में, इसी से मिलती जुलती एक दूसरी टर्म भी आती है, दैट इज नोन एज स्पीड, जो हम लोग प्रैक्टिकली डील करते हैं। वेलोसिटी और वेलोसिटी के साथ में स्पीड। Velocity is rate of change of displacement. Velocity is the rate of change of displacement with respect to time. Time के रिस्पेक्ट में जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा उसको हम लोग नाम देते हैं velocity, राइट। और स्पीड क्या है? इसका जस्ट उल्टा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी के लिए देखिए, अब मैं इसको सिंपल सी लैंग्वेज में क्या लिख सकता हूं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में हम लोग लिखते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ऐसे ही अगर स्पीड लिखना हो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। नाउ क्वेश्चन इज यूनिट्स, दोनों की यूनिट्स, स्पीड की और वेलोसिटी की यूनिट्स क्या होंगी। अब बेटा देखिए, चेंज इन डिस्टेंस लिख दो चाहे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिख दो, रहेगा तो मीटर या सेंटीमीटर में ही। टाइम अपने पास, चेंज इन टाइम जो है सेकंड्स में, तो मतलब मैं इसकी यूनिट्स लिख सकता हूं मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर्स पर आवर। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स वेलोसिटी और स्पीड दोनों की एग्जिस्ट कर सकती है, राइट। अब वेलोसिटी और स्पीड से आगे अगर हम एक लेवल पे और ऊपर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी का चेंज होगा तो उसको हम लोग नाम देते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमने लिखा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमेशा वेलोसिटी आएगा बेटा यहां पे, कभी भी स्पीड नहीं आएगा। तो एक्सेलरेशन को लिखते हैं स्मॉल ए से। फॉर्मूला आपके पास में चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। यूनिट्स
अब देखिए वेलोसिटी का चेंज मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी टाइम सेकंड्स में, तो यहाँ पे यूनिट क्या बनेंगे, मीटर पर सेंटीमीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे ही सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो बेसिकली वेलोसिटी को जब टाइम से आप डिवाइड करेंगे तो उस टर्म को हम लोग नाम देते हैं एक्सेलरेशन। वैसे तो बेटा ये टर्म हम डिटेल में आगे फिर पढ़ेंगे एक बार, जब हम लोग आगे डील करेंगे अपना काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स को, राइट। बट अभी हम आगे इनको यूज कर सकते हैं इन टर्म्स को, तो एक थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में ये टर्म्स होती क्या है, राइट। बाकी कब एक्सेलरेशन जीरो होगा, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स का यूज होगा वहां पे। तो बेटा यहाँ पे हमने हमारे थर्ड पॉइंट को भी कवर किया, जिसके अंदर हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन किया। अब आगे बढ़ेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जिसमें अब हम लोग बात करेंगे मोमेंटम एंड कॉन्टिन्यूम के बारे में। देखिए बेटा मोमेंटम की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, जैसे उसमें तो हमने रेट ऑफ चेंज लिखा था ना, मोमेंटम को हम सिंपली लिखते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब भी आप मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट प्रोडक्ट, दैट मल्टीप्लीकेशन इज नोन एज मोमेंटम। तो हमने लिखा बेटा मोमेंटम में इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मतलब अगर मैथमेटिकली लिखें तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि मोमेंटम विल बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। नाउ मास होता है हमारे पास किलोग्राम में, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास यहां से इसकी यूनिट्स क्या बनेंगी, इसकी यूनिट्स बनेंगे आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास की यूनिट्स किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो आपके पास यूनिट बनी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखिए कॉन्टिन्यूम, if the body is assumed to consist of a continuous distribution of matter, it is treated as continuum। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग किसी भी एक बॉडी को कंसिडर करें, मान लो एक ह्यूमन बॉडी है, अब ह्यूमन बॉडी में अगर बात करें, अगर मैं ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कंसिडर करना स्टार्ट करूं, लाइक ब्रेन ऊपर है, हार्ट नीचे है, हार्ट के बाद में आगे अगर बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास बोन्स एग्जिस्ट करेंगी, बोन्स के अलावा जो हम लोग अपने स्किन्स की बात करते हैं, सेल्स बनेंगी, सेल्स के अलावा लंग्स है, लंग्स के अलावा देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। तो इस तरीके का जब भी आपके पास आएगा तो एक गिवन बॉडी के अंदर, राइट, तो गिवन बॉडी के अलग अलग पार्टिकल को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि बोन्स जो है ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स हैं, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, हर एक बोन को स्टडी कर पाना बहुत डिफिकल्ट है मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। बायो के अकॉर्डिंग वो लोग करते हैं नो डाउट, बट मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन फोर्स ऑन ईच एंड एवरी बेसिकली बोन यू कैन से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पूरी बॉडी को एक मान लेते हैं इट इज अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, राइट। तो इस टाइप की बॉडी को हम लोग नाम देते हैं इट इज ट्रीटेड एज अ कॉन्टिन्यूम। कॉन्टिन्यूम कॉन्टिन्यूअस, देखिए कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड है, कोई भी बॉडी है, जैसे व्हीकल है, अब व्हीकल के अंदर जनरली एक जगह पे इंजन होगा, इंजन के अलावा गियर सिस्टम है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब मोशन स्टार्ट होता है तो बेसिकली मोशन तो सिर्फ इंजन के और गियर सिस्टम से डील करता है, क्लच है, गियर है, इनसे ही तो डील करता है, पूरी बॉडी आगे मूव करती है। तो हम लोग मानेंगे कि जो मोशन, जो फोर्स जनरेट हुआ है वो पूरी बॉडी पे कॉन्टिन्यूअस फोर्स जनरेट हुआ है, क्योंकि पूरी बॉडी, जो फुल बॉडी है, इट इज अज्यूम टू बी अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के अंदर कंसेंट्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल इज सेम, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अगर यूनिफॉर्म या सेम रहेगा थ्रू आउट तो उस कंडीशन को फिर हम लोग नाम देते हैं कॉन्टिन्यूम कंडीशन। तो बेटा यहां पे हमने हमारे फोर्थ पॉइंट को भी कवर किया, जिसमें हमने डिस्कशन किया मोमेंटम एंड कॉन्टिन्यूम के बारे में। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जिसमें अब हम लोग डील करेंगे रिजिड बॉडी ऑफ पार्टिकल्स। तो बेटा रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या लिखी हमने डेफिनेशन लिखी, द बॉडी इन विच रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स और पार्टिकल्स डू नॉट चेंज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर 2 पॉइंट, जैसे हमने कोई भी एक बॉडी कंसिडर की, लेट अस सपोज ये एक बॉडी थी, ग्लास, ठीक है, पानी नहीं है, सिर्फ ग्लास को हम कंसिडर करेंगे। इसके 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ऊपर ले लिया, एक नीचे ले लिया। जब मैंने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से अगर इन दोनों पॉइंट्स में कोई पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, कोई मूवमेंट नहीं हुई, तो इस बॉडी को हम लोग नाम देंगे रिजिड बॉडी। जितनी भी सॉलिड बॉडीज हैं, ऑलमोस्ट हर टाइप की बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी नेम देते हैं, ऑलमोस्ट, क्योंकि इलास्टिक बॉडीज को हम लोग नहीं लेते, क्योंकि इलास्टिक बॉडीज में जब फोर्स लगाएंगे, तो जैसे रबर है, फोर्स लगाया तो वो खींचना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो एलोंगेट होगी वहां पे। अब जब एलोंगेट होगी वहां पे तो डेफिनेटली उसने क्या किया, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट किया, पोजिशन का चेंज आया, तो वो हमारे पास रिजिड बॉडी नहीं होगा, दैट विल बी अ काइंड ऑफ इलास्टिक बॉडी, राइट।
अब ऐसे ही अगर हम लोग अपने रिजिड बॉडी में फ्लूइड को भी कभी कंसिडर नहीं करेंगे, फ्लूइड्स, क्योंकि अब क्या है, वाटर को अगर मैं किसी भी बर्तन में डालता हूं, किसी भी वेसल में अगर डालूंगा तो ये उसकी शेप ले लेगा, तो डेफिनेटली नॉर्मली क्या हुआ कि जो रिलेटिव पोजीशन थी वो चेंज हो गई ना वहां पे, तो उसको भी कभी भी हम लोग रिजिड बॉडी कंसिडर नहीं करके चलेंगे। हम लोग अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडीज से ही डील करेंगे। मैंने आपको क्लासिफिकेशन में भी बताया था मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, राइट, जिसको आगे हम स्टैटिक्स डायनामिक्स में डील करते हैं, डायनामिक्स फर्दर काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में आता है, तो वो सब पूरी की पूरी कैलकुलेशंस, पूरा एनालिसिस सिर्फ रिजिड बॉडीज पे ही किया जाता है यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे हमने 5th पॉइंट को कवर किया और इसी के साथ में हमारा ये जो सेकेंड लर्निंग आउटकम था जिसमें हमने ये बेसिक डेफिनेशन स्टडी की थी, करनी थी, ये वाला पूरा का पूरा लर्निंग आउटकम हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड लर्निंग आउटकम की तरफ, जिसमें अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे डिफरेंट लॉज ऑफ मैकेनिक्स है। लॉज ऑफ मैकेनिक्स, अब ये बोलता है कि ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जिनको हम लोग मैकेनिक्स में प्रेफर करते हैं, यूज करते हैं, राइट। तो इसमें काफी सारे नंबर ऑफ लॉज हैं, वन बाय वन। वैसे तो ये सारे के सारे हम लोग डिटेल में आगे इनका एनालिसिस करेंगे, हर एक पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे जैसे हम आगे अपने अपने नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट यूनिट्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। अभी सिर्फ हमें एक आइडिया लेना है, तो हम लोग सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ जितने लॉज होंगे उनके सिर्फ हम स्टेटमेंट्स को लिखेंगे और थोड़ा सा उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, राइट। बाकी डिटेल तो इसकी प्रॉपरली आगे आएगी ही। तो लॉज ऑफ मैकेनिक्स के अंदर जो बेटा फर्स्ट मेरे पास रहेगा, फर्स्ट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये बोलता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, according to this law every body remains in state of rest or in state of uniform motion unless an external force is applied on it। कोई भी given body या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, या तो हमेशा रेस्ट में रहेगी, या हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, राइट। जैसे हम लोग अगर एक एग्जांपल लेते हैं, ये ग्लास अगर अभी रेस्ट कंडीशन में है, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं, इधर से अगर मैं फोर्स लगाऊं तो ये मोशन में आना स्टार्ट हो जाएगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ था ये अपनी उसी पोजीशन में था। व्हीकल हमारा एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से अपना जो व्हीकल है, बाइक या कार, जो भी हम एग्जांपल लेते हैं, ये चल रहा है, राइट। मैंने क्या किया, मैं इसे रोकना चाहता हूं, इसे रेस्ट में लेके आना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अब ब्रेक को प्रेस करूंगा, तो ब्रेक मैंने अपनी तरफ से एफर्ट किया, फोर्स लगाया, और उस फोर्स की वजह से जो मोशन था, मोशन में जो हमारी बॉडी थी वो किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। तो चेंज ऑफ स्टेट एग्जिस्ट किया ना, तो इसको हम लोग नाम देंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऐसे ही अब बात करते हैं सेकेंड लॉ से। सेकेंड विल बी न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। According to this law, Newton's second law of motion, it states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied and it takes place in the direction of force applied on a body। ये बोलता है कि जब आपने फोर्स अप्लाई किया एक बॉडी के ऊपर, तो वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इसने बोला कि फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम राइट। मैं ये लिख दूं, देखिए चेंज ऑफ मोमेंटम में, अब मोमेंटम में फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लिख सकते हैं। तो मोमेंटम हमने क्या पढ़ा, मास इंटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम के लिए मास तो कांस्टेंट है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, जिसको मैं लिख रहा हूं स्मॉल v से, माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग लिख रहे हैं u से, डिवाइडेड बाय टाइम t। m कॉमन ले लेते हैं यहां से, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू v माइनस u अपॉन t। अब देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद चेंज ऑफ टाइम जो होता है, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। अभी हमने ऊपर डेफिनेशन की थी जब हमने इससे पहले वाला एलो कवर किया था, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। तो यहां से बेटा मैं ये लिख सकता हूं, द फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। आगे बढ़ते हैं थर्ड लॉ की तरफ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखिए ये सबसे कॉमन लॉ है, एक्शन रिएक्शन के नाम से हम लोग मोस्टली इसको याद रखते हैं।
ये लो बोलता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक हर एक्शन के लिए हमेशा जो बॉडी है वो इक्वल रिएक्शन एक्सर्ट करेगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देखिए इसके काफी सारे एग्जांपल्स हैं। प्रैक्टिकली हम लोग जैसे एग्जांपल अगर लेके चलते हैं तो जब भी शूट करते हैं, जैसे गन थी हमारे पास में, इस गन से जब हम शूट करते हैं तो शूटिंग के टाइम पे क्या होता है कि जो शूटर होता है वो शूटर थोड़ा सा पीछे की साइड सेटबैक लेता है। उसका रीजन क्या है, जो बुलेट थी, जब ये बुलेट यहां से फायर होती है तो ये इस पे बुलेट में आगे की साइड में प्रेशर लग रहा था, तो यही बुलेट में जब बुलेट आगे की साइड गई तो इसने इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन जनरेट किया, जिसकी वजह से जो शूटर है उस पर फोर्स लगता है और वो पीछे जाता है, राइट। अगर मैं अपने हैंड का यूज करके किसी दूसरे पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर या किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन को अगर मैं हिट करने की कोशिश करता हूं, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी दूसरी बॉडी पे किसी ऑब्जेक्ट पे भी अगर हिट करने लगते हैं तो हमारे हाथ में भी दर्द होता है। वो भी क्यों हुआ है, क्योंकि उस बॉडी ने अपनी तरफ से रिएक्शन प्रोड्यूस किया है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसे डिफाइन किया गया है, राइट। तो बस इतना ही है इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। देखिए इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। ये बोलता है कि कोई भी दो फोर्सेस को रिजल्टेंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम लोग इस लॉ को फॉलो करते हैं। एक फोर्स लग रहा है यहां पे F1, एक फोर्स लग रहा था F2, इन दोनों के बीच में कोई भी एक एंगल था थीटा। आपको इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो इनके रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड किया और एक पैरेललोग्राम की फॉर्मेशन ली। अब पैरेललोग्राम की फॉर्मेशन लेने के बाद में हम लोगों को अब क्या करना है, इनका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट होगा। रिजल्टेंट इस पॉइंट से, जो इनका पॉइंट जिस पे ज्वाइन कर रहे थे, इस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ और ये आगे की साइड में जहां तक हमारे पास ये पैरेललोग्राम था वहां तक ये गया, ये बना हमारे पास रिजल्टेंट, राइट। तो रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स को फॉलो करते हैं। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, इसका प्रूफ भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग अपने, ये तो इसी यूनिट के अंदर ही आएगा जब हम लोग फोर्सेस के कॉम्पोजिशन को डील करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे आगे, दैट विल बी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कोस थीटा। ये बना आपके पास में रिजल्टेंट फोर्स, राइट। तो ये टोटल 4 लॉज हैं जिसको हम लोग मैकेनिक्स के अंदर आगे डील करेंगे। तो यहां पे हमने हमारे लास्ट लर्निंग आउटकम को भी कंप्लीट किया, जिसमें हमने मैकेनिक्स के डिफरेंट लॉज को स्टडी किया, राइट। एक आइडिया लिया कि एक्चुअल में ये बेसिकली कि लॉ ऑफ मैकेनिक्स जो है वो किनसे डील करते हैं, इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस क्या है, राइट। आई होप एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर नाउ आर एबल टू डिफाइन एंड क्लासिफाई द टर्म मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में कोई भी बॉडी हमारे पास जब भी आएगी वो स्टेट में होगी या मोशन में होगी, तो उससे जो भी ब्रांच ऑफ साइंस डील करती है दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। इस मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशन में हमने मैकेनिक्स को बांटा। मैकेनिक्स में बेसिकली फ्लूइड की स्टडी थी और सॉलिड बॉडीज की स्टडी थी। सॉलिड बॉडीज की स्टडी को हमने आगे फर्दर क्लासिफाई किया मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज एंड मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। अब रिजिड बॉडीज वाला फिर फर्दर क्लासिफाई हुआ स्टैटिक्स और डायनामिक्स के अंदर, और डायनामिक्स फर्दर क्लासिफाई हुआ काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स में, राइट। उसके बाद आगे हमने डिफाइन किया मास और वेट को। तो मैंने बताया कि एक बॉडी में टोटल कितना कंटेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज मास। और वेट क्या बताया था मैंने, वेट में मैंने आपको बताया कि जितना मास है, ये गिवन मास एक लेवल के ऊपर एक सरफेस पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी नोन एज वेट। आगे हमने डिस्कशन किया स्पेस एंड टाइम के बेसिस पे कि बेसिकली जब भी आपको एक गिवन पॉइंट को लोकेट करना होगा एक किसी भी एक अपने पास एक फ्रेम के अंदर, तो हम लोग स्पेस को यूज करते हैं, और जो भी हमारे पास इवेंट होगा उसके सक्सेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग टाइम को यूज करते हैं। देन हमने डिस्कस किया वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज एक्सेलरेशन। देन हमने आगे डिस्कशन किया मोमेंटम एंड कॉन्टिन्यूम के बारे में। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब हम लोग एक पूरी बॉडी को एक कॉन्टिन्यूअस मान लेंगे और इसी की पूरी स्टडी की जाएगी, तो उसको हम लोग नाम देते हैं कॉन्टिन्यूम। फिर आगे हमने डिस्कशन किया रिजिड बॉडी ऑफ पार्टिकल्स को। रिजिड बॉडी बेसिकली ये बोलता है कि ऐसी बॉडी जिसमें एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस से
डिफॉर्मेशंस ना हो, कोई भी बॉडी में डिफॉर्मेशंस ना हो, वो कंप्लीटली अब जैसी पोजीशन में थी, जैसी शेप में थी, उसी शेप में रहे, उसको हम लोग नाम देते हैं रिजिड बॉडी। आगे हमने डिस्कशन किया लॉ ऑफ मैकेनिक्स के बारे में। तो हमने यहाँ पे टोटल जो लॉज डिस्कस किए वो था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने जाना था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में कि कोई भी बॉडी, इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं, कोई भी बॉडी स्टेट में है तो वो स्टेट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। फिर आगे हमने सेकेंड लॉ डिस्कस किया, न्यूटन सेकेंड लॉ, राइट। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मैंने बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम with respect to time is directly proportional to the force applied over the body, जिससे हमने बताया force is directly proportional to mass into acceleration। फिर आया हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने डिस्कस किया फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एंड लास्ट में हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस देखा, जिससे हम लोग किसी भी दो फोर्सेस के रिजल्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम, जो हम लोग अपने 11th क्लास में डिस्कस करते थे वेक्टर्स में। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स फिजिक्स में जो आता है, ये उसी से रिलेटेड था, हमने जो डिस्कशन किया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस को।